आज हम माइक्रोबियल न्यूट्रिशन की सीरीज में एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में जानकारी लेंगे। अभी तक हम एनर्जी सोर्सेस, मिनरल सोर्सेस, ग्रोथ फैक्टर्स की जानकारी ले चुके हैं। डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो ये भी ग्रोथ को उसी प्रकार से प्रभावित करते हैं जैसे अन्य फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो अपने आसपास के जो सराउंडिंग है उसके केमिकल और फिजिकल नेचर पे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इस कारण से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ के जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हैं उनको जानना, उनको समझना बेहद आवश्यक है, ताकि अगर हम कल्चर में बात करें तो उन माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसे समझा जा सके, साथ ही साथ उनके इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी अध्ययन अच्छी भली प्रकार से हो सके। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काफी ज्यादा क्षमताएं होती हैं कि वो एक्सट्रीम माहौल के प्रति और ऐसे इन्वायरमेंट जो ह्यूमन के साथ साथ अन्य जीवों के लिए भी इनहॉस्पिटेबल है, उनमें वो निवास कर सकते हैं, उनमें अनुकूलित हो सकते हैं। तो ये बहुत रिमार्केबल खासियत माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। अधिकांश अब हम पहले टॉपिक आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूट्स और वाटर एक्टिविटी की। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अधिकांश बैक्टीरिया, अलगी, फंजाई, जैसा आप जानते हैं, इनके चारों तरफ एक रिजिड सेल वॉल पाई जाती है जो कि उनकी शेप और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करती है। बैक्टीरिया के पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे, अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी देखेंगे, तो ये अपने प्रोटोप्लाज्म का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको बाह्य हैबिटेट से ज्यादा बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए वो कंपेटिबल सॉल्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अधिकांश वो जिनमें सेल वॉल मौजूद है, वो अपने अंदर का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, या हम सीधे शब्दों में कहें तो लवण की जो सांद्रता है, उसको ज्यादा बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए वो कंपेटिबल योग्य लवणों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि अंदर अब ज्यादा लवण होंगे तो अंदर जल भी ज्यादा आएगा, तो ऐसी स्थिति में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमेशा सेल वॉल से अच्छी तरह चिपकी रहे। इस कारण से ये अंदर का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको ज्यादा बना के रखते हैं। तो यहाँ जो हमने अभी बात की कंपेटिबल सॉल्यूट्स, वो सॉल्यूट्स होते हैं, वो विलेय होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के कंपेटिबल होते हैं, ग्रोथ के कंपेटिबल होते हैं। यानी कि अगर इन सॉल्यूट की अधिक सांद्रता कोशिका के अंदर मौजूद है तो उसका ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म पे नकारात्मक असर नहीं पड़ता, बल्कि उसका सकारात्मक ही असर पड़ता है। तो ये कंपेटिबल सॉल्यूट्स है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूट जो है वो ग्रोथ को या मेटाबॉलिज्म को नकारात्मक रूप से प्रभावित करे। तो अधिकांश जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो आंतरिक ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाए रखने के लिए, उसको ज्यादा बनाए रखने के लिए वो सिंथेसिस करते हैं या अपटेक करते हैं कोलिन्स का, बिटाइन का, प्रोलिन का, ग्लूटामिक एसिड का और दूसरे अमीनो एसिड का। साथ ही साथ इनके अंदर कई बार ये मान देखा गया है कि पोटेशियम का भी ये उपयोग करते हैं। पोटेशियम का भी उच्च स्तर इनमें देखने को मिला है। जैसे हेलोबैक्टीरियम सैलाइनेरियम, जो कि एक एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाला बैक्टीरिया है, जो बहुत ज्यादा सलाइनिटी में सरवाइव कर सकता है, ये अपने अंदर का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसे पोटेशियम आयन की मदद से बढ़ाता है।
हालांकि इसमें सोडियम आयन भी बढ़ता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ता जितना पोटेशियम बनता है। तो हेलोबैक्टीरियम के जो एंजाइम्स हैं वो इस प्रकार से परिवर्तित हो चुके हैं कि उनको अपना सामान्य कार्य करने के लिए भी पोटेशियम की उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। बिना सलाइनिटी के हेलोबैक्टीरियम सलाइनेरियम सरवाइव ही नहीं कर सकता। तो सलाइनिटी के आधार पे, सॉलिड के आधार पे दो प्रकार के हम बैक्टीरिया कह सकते हैं। वन इज ऑस्मोटॉलरेंट, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो डिफरेंस है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, उसको टॉलरेट कर सकते हैं, वो वाइड रेंज के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, हालांकि उनका एक अपना ऑप्टिमम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है। तो इसमें आप स्टेफाइलोकोकस ओरियस को देख सकते हैं, सैक्रोमाइसिस रोक्साई को देख सकते हैं। ये टॉलरेट कर सकते हैं, ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में डिफरेंसेस को टॉलरेट कर सकते हैं, वाइड रेंज में ये रह सकते हैं। दूसरे होते हैं हेलोफिल। हेलोफिल उन्हें कहते हैं जो सलाइनिटी में ही सरवाइव करते हैं, जिनके लिए उच्च लवण की सांद्रता आवश्यक होती है। जैसे कि हम देखें हेलोबैक्टीरियम, ये जिनमें अबाउट 0.2 मोल NaCl की आवश्यकता होती है, ये जैसे हेलोबैक्टीरियम हो गया, डुनेल लिएला हो गया, इक्टोथाया रोडोस्पाइरा हो गया, ये वो माइक्रोब हैं जो केवल सलाइन में ही रह सकते हैं। तो इसी के साथ साथ एक और चीज आ रही है जिसको हम वाटर एक्टिविटी कह रहे हैं, उसके बारे में हम जानकारी लें। तो जो वाटर है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल होता है, वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट करने के कारण से रिड्यूस भी हो सकता है, जिसको हम ऑस्मोटिक इफेक्ट करते हैं, या सतह पे मौजूद सॉलिड्स द्वारा उसके एब्जॉर्प्शन कर लिए जाने के कारण भी वो अमाउंट रिड्यूस हो सकता है, जिसे हम मैट्रिक इफेक्ट कह रहे हैं। तो ओवरऑल एक्चुअली कितना अवेलेबल है उसको हम वाटर एक्टिविटी के रूप में परिभाषित करते हैं। तो क्वांटिटेटिवली जितना वाटर अवेलेबल है उसको हम वाटर एक्टिविटी कहते हैं। तो वाटर एक्टिविटी के लिए हम AW, स्मॉल w है, सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मूला इसका, AW=P सॉल्यूशन ऑब्लिक P वाटर। यहाँ पर आप P क्या देख रहे हैं, P मीन्स वाटर प्रेशर। तो वाटर एक्टिविटी इज इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर P सॉल्यूशन टू दैट ऑफ प्योर वाटर। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसका शुद्ध जल के साथ में क्या अनुपात है, वो आपका वाटर एक्टिविटी कहलाता है। तो जितनी ज्यादा वाटर एक्टिविटी होगी उसका मतलब उतना ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। तो वाटर एक्टिविटी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, यानी कि उसमें लवण ज्यादा है, तो उसमें निश्चित तौर पे वाटर एक्टिविटी कम होगी। तो यद्यपि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रूली ऑस्मोटॉलरेंट होते हैं, लेकिन अधिकांश को जो वाटर एक्टिविटी की आवश्यकता होती है वो 0.98 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0.98 मतलब लगभग उतना ही जितना सी वाटर का वाटर एक्टिविटी हम मान सकते हैं, तो इतनी होती है। एक शॉर्ट में हम देखें यहाँ, तो 0.98 से 1 के बीच में जो वाटर एक्टिविटी है वो ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसी में ही सरवाइव करते हैं, और इस तरह का एनवायरनमेंट आपको ब्लड, सी वाटर जैसी चीजों में मिल सकता है। 0.95 तक की जो वाटर एक्टिविटी में की आवश्यकता ग्राम पॉजिटिव रॉड्स को होती है, और जैसे आपने देखा होगा ब्रेड के ऊपर जो बैक्टीरिया लग सकते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट में जो वाटर एक्टिविटी है 0.9 तक हो सकती है। जो कैंड मीट होता है जिसको हम हैम कहते हैं, वहां पर जो बैक्टीरिया लग रहे हैं लाइक बेसिलस हो गया, और जो अधिकांश जो कोकाई है, इनको सर्वाइवल के लिए 0.90 वाटर एक्टिविटी तक की आवश्यकता होती है। और अगर हम देखें तो सॉल्ट लेक्स में, जिनमें
जो वाटर एक्टिविटी है वो 0.75 तक ही होती है, यानी कि इनकी तुलना में काफी कम जो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव है। यहाँ पर कुछ खास ही हेलोफाइल्स सरवाइव करते हैं, लाइक हेलोबैक्टीरियम जो 0.75 में सरवाइव करता है, और इसी तरह 0.75 में सॉल्टेड जो फिशेज होती हैं प्रिजर्व, उनमें एक्टिनोस्पोरा सरवाइव कर सकता है। तो ये काफी कम वाटर की उपस्थिति में, या ये कहें कि लो वाटर एक्टिविटी में भी सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज पीएच। पीएच के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। हर एक जो स्पीसीज है उसकी एक निश्चित पीएच ग्रोथ रेंज होती है, और इसके अलावा एक पीएच ग्रोथ ऑप्टिमम होते हैं। तो इस आधार पे हम मुख्य तौर पे 3 प्रकार से बैक्टीरिया को बांट सकते हैं। वन इज एसिडोफिल्स, ऐसे बैक्टीरिया जो एसिड में सरवाइव करते हैं और जिनका ग्रोथ ऑप्टिमम जो होता है वो 0 से 5.5 पीएच के बीच में होता है। इसके अंदर जो आते हैं वो है सल्फोलोबस बैक्टीरिया, पिक्रोफिलस, फेरोप्लाज्मा, एकोंटियम, साइनिडियम, कैल्डेरियम। ये कुछ बैक्टीरिया है जो एसिडोफिल्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी जो बैक्टीरिया की है जिसमें अधिकांश बैक्टीरिया आते हैं दैट इज न्यूट्रोफिल, जिनकी जो ग्रोथ ऑप्टिमम है वो 5.5 से 8 के बीच में होती है, जैसे इकोलाई। तीसरे जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड अल्केलोफिल्स। अल्केलोफिल्स में जिनकी जो ग्रोथ ऑप्टिमम पीएच रेंज है वो 8.5 से 11.5 के बीच में हो सकती है, जैसे बेसिलस, अल्कोफिलस या नेट्रोनोबैक्टीरियम। अल्कोफिलस में ही एक सब ग्रुप एक्सट्रीम एल्कोलोफिल्स का होता है, जिनकी ग्रोथ ऑप्टिमम जो है, ग्रोथ ऑप्टिमा 10 या उससे अधिक होती है। आपको जैसे मैं बता रहा था कि अधिकांश जो बैक्टीरिया है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो यहाँ क्योंकि जैसा हमने आपको बताया बैक्टीरिया बहुत डाइवर्स इन्वायरमेंट में रह सकता है, तो निश्चित तौर पे उसके बाहर का जो पीएच है, सेल के बाहर का पीएच बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, बहुत वेरी कर सकता है अंदर के। लेकिन जैसा आपने देखा कि अधिकांश जो बैक्टीरिया हैं उनका साइटोप्लाज्म जो है उसका पीएच नियत ही रहता है, न्यूट्रोफिल्स टाइप में ही रहना होता है। तो अंदर के पीएच को मेंटेन करने के लिए कई प्रकार की स्ट्रेटजी ये अपनाते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल्स में अगर हम देखें, पीएच में अगर बाहर चेंज आता है तो वो पोटेशियम प्रोटॉन एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके उसे मेंटेन करते हैं। जो एक्सट्रीम एल्काइलोफिल्स हैं, जो एक्सट्रीम एल्कलाइनिटी में सरवाइव करते हैं, लेकिन अंदर का जो पीएच है वो निश्चित तौर पे उनका न्यूट्रोफिल के जितना ही होगा। बाहर पीएच में बहुत ज्यादा परिवर्तन है लेकिन अंदर उतना ही रहेगा। इस चीज को आप क्लियर रखिएगा। लाइक बेसिलस एल्कोलोफिलस, तो ये अपना जो इंटरनल पीएच है वो न्यूट्रलिटी के लगभग नजदीक कैसे बनाए रखते हैं? बाय एक्सचेंजिंग इंटरनल सोडियम आयन फॉर एक्सटर्नल प्रोटॉन। तो यहाँ पर सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कई के अंदर इंटरनल बफरिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि पीएच होम्योस्टेसिस मेंटेन की जा सके। पीएच होम्योस्टेसिस का मतलब पीएच नियत रखा जा सके, एक स्थिरता रखी जा सके। अगर कभी भी बैक्टीरिया के बाहर का जो पीएच है ड्रॉप होता है 5.5 से 6.0 यानी कि एसिड के तौर पे, तो साल्मोनेला टाइफिमोरियम या इकोलाई में हम देखें तो वो कुछ खास प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन का निर्माण जो हो रहा है उसे हम कहते हैं एसिडिक टॉलरेंस रिस्पॉन्स। तो एसिडिक टॉलरेंस रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देते हैं जब भी पीएच 5.5 या 6 तक ड्रॉप होता है। तो इसके अंदर हम देखें प्रोटॉन ट्रांसलोकेटिंग एटीपीएस निर्माण हो जाता है जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देता है। इसके माध्यम से ज्यादा एटीपी का निर्माण होता है, या साथ ही साथ जो प्रोटॉन है उनका सेल से बाहर की तरफ निस्तारण किया जाता है ताकि कोशिका के अंदर प्रोटॉन की मात्रा कम हो सके। और अगर और ज्यादा पीएच ड्रॉप करता है 4.5 या उससे भी कम,
तो कई प्रकार के चैपेरोन्स बनने लग जाते हैं सेल में, जो कि एसिड शॉक प्रोटीन्स कहलाते हैं। साथ ही साथ हीट शॉक प्रोटीन्स का भी निर्माण हो जाता है, और ये चैपेरोन्स जो डैमेज्ड प्रोटीन्स होते हैं, एसिड से डीनेचर्ड प्रोटीन्स जो होते हैं, उनको दोबारा से रीफोल्डिंग करने का काम करता है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखें तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने जो हैबिटेट है उसके पीएच को भी परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, और इसका जो तरीका होता है वो ये है कि ये अपनी सिक्रीशंस कुछ करते हैं जो जो होते हैं एक्चुअली बेसिक या एसिडिक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इनके माध्यम से ये अपने हैबिटेट को भी परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ जो फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, और जो कीमोलिथोट्रॉप्स होते हैं वो सल्फर को रिड्यूस करके सल्फ्यूरिक एसिड भी निर्मित करते हैं, जिनसे ये अपने बाहर के वातावरण में छोड़ते हैं, जिससे हैबिटेट को ये मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अन्य बैक्टीरिया अपने हैबिटेट को अधिक एल्कलाइन करने के लिए अमोनिया भी जनरेट करते हैं। तो ये हमने बात करी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर की, बाकी को हम नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे। धन्यवाद।